अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म कनेक्टेड क्लासरूम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका ट्यूटर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस, जो आज चैप्टर नंबर 9 में दोबारा एक टॉपिक के साथ पेश हाजिर है। आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के लिए वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है अगर हमने इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इसमें से जो हीट होती है रिएक्शन के दौरान या इन्वॉल्व होती है या इवॉल्व रिलीज़ करते हैं या एब्जॉर्ब की जाती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उससे जो इक्विलिब्रियम है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसमें हम एक एक्टिविटी के साथ डिस्कस करेंगे इसको। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था और डायनामिक इक्विलिब्रियम को, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी और कुछ आपके साथ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस किए थे। अभी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं मैंने बताएं आपको। पहला जो टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, और उसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। पहला जो है हमारा, जिसको हम लिख रहे हैं कंडीशंस, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरी जो डायग्राम है उसमें यहाँ पे सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 5 कंडीशन जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन जो लिटरेचर है 9th का, उसमें जस्ट हम 3 को डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से कि यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ चीज़ें, लेकिन अब यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करेंगे। सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम टेम्परेचर को देखेंगे कि टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद प्रेशर को अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम सिस्टम पे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 कंडीशंस। concentration of reactant or product। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, दोनों की क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट। नंबर 2, temperature of a system must be constant। उसके बाद जो है नंबर 3, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक का हिस्सा हैं जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ने हैं। कि सबसे पहले आपने जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रखनी है। हम ये बारी बारी डिस्कस भी करेंगे
कि कंसंट्रेशन क्या होती है, और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब नहीं होता। अगर डिस्टर्ब होता है तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है। बाज़ रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक, बाज़ रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक। तो अगर कोई रिएक्शन जो है वो हीट रिलीज़ कर रहा है तो सिस्टम जो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, हीट तो कहीं रिलीज़ नहीं होगी, तो वो जाएगी कहाँ, क्या वो इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद जो तीसरा है प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे हमने इसको इकट्ठा लिखा है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्स रिलेशन में जाते हैं। अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे और इसके साथ एक लॉ भी हम एक्सप्लेन करेंगे जिसको क्या कहते हैं, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। वो कैसे रिलेट करता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहली जो स्लाइड है उसको ज़रा देखें और फिर हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम रखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले जो है कंसंट्रेशन को यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। कंसंट्रेशन होता क्या है, लेट्स से कि यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2 + O2 गिव्स अस NO, कि अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो इससे बनने वाली चीज़ को नाइट्रिक ऑक्साइड कहेंगे। और ये जो रिएक्शन है हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये रिएक्शन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। तो अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन किसकी हो सकती है, रिएक्टेंट की हो सकती है या फिर किसकी हो सकती है, प्रोडक्ट की। अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे ऐड N2 और O2, अगर हम इस साइड पे कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट साइड। तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस साइड पे शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड पे। अगर आप क्या करते हैं इस साइड के ऊपर कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। इसको ज़रा हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस भी करते हैं पहले पॉइंट को। पहला जो पॉइंट है कंसंट्रेशन। सबसे पहले कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है बेसिकली, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पे वो जो रिएक्शन है जो हम स्लाइड में देख चुके हैं कि NO + O2 गिव्स अस NO, this is 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिक्स करते हैं तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगर हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो रिएक्शन है किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये क्यों शिफ्ट होता है कि इस साइड पे जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सारे मोल्स को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है ताकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पे बैलेंस होके दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाए। अगर हम क्या करते हैं दूसरे साइड पे N2 + O2, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं
तो ये रिएक्शन किस साइड पे मूव कर जाता है, टूवर्ड्स लेफ्ट। इक्विलिब्रियम रिवर्स साइड पे डाइवर्ट हो जाता है, मूव कर जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि आपने इस साइड पे NO की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब जो पहला पॉइंट था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। तो पहली कंडीशन जो थी कि जब भी आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आपने कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करना। अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ना है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर को क्यों हम हाईलाइट करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा गया है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, कि सिस्टम का टेम्परेचर। अब सिस्टम से क्या मुराद है कि रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर हम इस टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज कैसे होगा कि यहाँ पे हम दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरा जो है दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो हीट है वो रिलीज होती है, डेल एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड पे हीट आए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट, ये पूरा आपका सिस्टम है, ये जो रिएक्शन लिखा गया है इसको दोबारा मैं बोर्ड के ऊपर डिस्कस भी करूंगा। इसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने आपस में रिएक्शन किया तो इससे बनने वाली चीज़ जो अमोनिया है, प्रोडक्ट तो बन गया, साथ क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो हीट भी क्या है, प्रोडक्ट कंसीडर होगी। अब ये दोबारा से जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हीट भी एज अ रिएक्टेंट के तौर पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी, और जो रिएक्शन है वो किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो एक्सोथर्मिक था। अब जब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर जो हीट थी वो भी ऐड होके किस तरफ चली जाएगी, लेफ्ट साइड पे। तो इसको हम ज़रा बोर्ड पे देखते हैं, इन रिएक्शंस को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम, इफ टेम्परेचर चेंजेस, इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। अच्छा, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अब N2 है और इसके साथ H2 रिएक्ट कर रहा है और उससे बन क्या रहा है, NH3 फॉर एग्जांपल, और इस दौरान हीट रिलीज हो रही है, जैसे मैंने दूसरी स्लाइड में आपको दिखाया भी है। अब यहाँ पे ये थे रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, रिएक्ट होने के बाद क्या बना, प्रोडक्ट में दो चीज़ें शामिल हैं, जिसमें पहली चीज़ है अमोनिया और साथ में हीट। यहाँ पे
ये हीट जो है, देखें फॉरवर्ड जो रिएक्शन था वो क्या था, एक्सोथर्मिक के हीट रिलीज हो रही है। साथ साथ आप इसकी डेफिनेशन को भी नोट करते जाएं कि एक्सोथर्मिक, एक्सो और थर्म, थर्म मीन हीट, एक्सो जो ऐसा रिएक्शन जिससे हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट से है। यहाँ पे जो डेल एच अगर हम लिखते हैं तो इस केस में डेल एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल एच मीन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन। इस केस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो एक्सोथर्मिक था। अब यहाँ पे जो था आने के बाद अब इक्विलिब्रियम जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे अगर हम हीट को ऐड कर देते हैं दोबारा, क्योंकि ये भी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो हीट को भी हम यहाँ पे जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो हीट यहाँ पे एज आ रिएक्टेंट काम करेगी और इसमें ऐड होने के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा से किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि उसने नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करना होता है, इक्विलिब्रियम को दोबारा से एस्टेब्लिश करना होता है। जिस साइड पे चीज़ एक्सेस हो जाती है वो उसके ऑपोजिट मूव करना चाहता है ताकि दोबारा से जो अनबैलेंस चीज़ें आई हुई हैं उनको बैलेंस कर सके। अब इस हीट को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को दोबारा से रिएक्टेंट साइड पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो पहले जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था उसमें थोड़ा सा खलल आया है। खलल क्यों आया है कि ये जो हीट आई थी ये कहाँ जाएगी, सिस्टम तो क्लोज है, इसने बाहर नहीं जाना, तो दोबारा से प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होके रिएक्टेंट साइड पे चीज़ों को दोबारा से बैलेंस कर देगी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है प्रेशर और वॉल्यूम टर्म के। प्रेशर और वॉल्यूम जो है इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म्स। प्रेशर एंड वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। जैसे आपके बुक में 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, पहला पॉइंट डिस्कस हुआ, दूसरा पॉइंट डिस्कस हुआ, आपकी बुक के अंदर ये पॉइंट लिखा होगा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, जो आपने याद रखना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये पॉइंट समझ भी आना चाहिए कि आया कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेबल टू गैशियस रिएक्शंस ओनली। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है सिर्फ ऐसे रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा जिसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैशियस स्टेट के अंदर होंगे। जब भी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो उसके साथ छोटा सा जी लिखा होता है। इसको क्या कहा जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो रिएक्टेंट्स हम लिख रहे हैं वो कौन सी स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे जो स्टेट है A2 कोई भी फर्जी रिएक्टेंट है, B2 कोई भी फर्जी रिएक्टेंट है, और A2 B3, जब A2 और B2 को हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है A2 B3। यहाँ पे A2 के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 बन रहे हैं। अब क्या होगा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जब हम प्रेशर को सिस्टम के ऊपर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है इंक्रीज प्रेशर की वजह से राइट साइड पे शिफ्ट होगा। इसकी रीज़न क्या है कि इस साइड पे जब आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब हो जाएंगे तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, टूवर्ड्स राइट साइड, ताकि इस स्ट्रेस को वो मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि दोबारा से जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो दोबारा से रिकवर हो जाए। उसके बाद अगर हम इस सिस्टम के ऊपर से प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो कम नंबर ऑफ मोल्स से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं। जब आप प्रेशर को रिलीज़ करते हैं तो क्या होगा कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। नीचे लिखा भी हुआ है, इफ़ अ गैशियस रिएक्शन विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज पुट अंडर प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द साइड विद द फीवर नंबर ऑफ मोल्स।
कि अगर आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो सिस्टम उस स्ट्रेस को कम से कम करने के लिए राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस सारे को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन जो किया है, यहाँ पे मैंने एक दो नाम भी लिखे हैं, शायद यहाँ पे एक नाम आया है ली शैटलियर प्रिंसिपल। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किसने किया था? ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर ने एक रूल बनाया था कि अगर ये सारी चीज़ें, जिसमें हम 9th लेवल के ऊपर सिर्फ 3 कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हम चेंज कर देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाता है, ये अपने आप को रिस्पॉन्स कैसे देगा? तो वो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ ली शैटलियर प्रिंसिपल की, वो आप नोट कर लें ताकि जब आप ये रिकॉल करें तो आपको चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड हों। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। Rule to understand these changes. और ये रूल जो है जिस केमिस्ट साइंटिस्ट ने दिया था उसको हम क्या लिखते हैं? ली शैटलियर। इसको क्या पढ़ा जाता है? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इस रूल के मुताबिक इफ़, ये अब इसकी स्टेटमेंट क्या है इस रूल की? इफ़ अ स्ट्रेस अब ये स्ट्रेस क्या है? जो मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या हो सकती है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1, चेंज इन कंसंट्रेशन। If a stress change in concentration. Number 2, change in temperature. Number 3, change in pressure and volume. अगर ये सारी चेंजेस आप अप्लाई करते हैं या इनमें से कोई एक भी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है। इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, देन द रिएक्शन will respond। अब जो रिएक्शन है वो इसका जवाब कैसे देगा? will respond in such a way to minimize, to reduce or minimize the applied stress, to reduce, minimize the applied stress, applied stress। दोबारा से कि अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो स्ट्रेस किस मीनिंग में हो सकती है? मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने 9th क्लास का जो करिकुलम है उसको फॉलो करना है, उस लिटरेचर को फॉलो करना है, तो उसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो 3 हैं। इसके अलावा भी जो हम पढ़ सकते हैं, मैंने एक स्लाइड के अंदर 5 चीज़ें आपको दिखाई थी, उनमें से हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्ट्रेस है जो आप सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम फिर इसको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स क्यों करता है? ताकि जो उसका इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब को दोबारा उसने रिकवर करना है, वो उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा ताकि जो उसमें अनबैलेंस चीज़ें आई हुई हैं वो उसको रिकवर कर सके। ये था कंडीशंस के हवाले से, जो कि पेपर में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ
कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, इन 3 चीज़ों को आपने पेपर के हवाले से लिखना होता है। ये जितनी मैंने आपको चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं ये आपके नॉलेज के लिए हैं। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये जो कंडीशंस हैं ये इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर अप्लाई या उनको हम कैसे देख सकते हैं। अगर इन चीज़ों को हम डिस्कस करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें या फिर टेम्परेचर चेंज करें, तो आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इसका आएगा तो आपको ये सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, कि ये 3 चीज़ें आपने कांस्टेंट रखनी है। अब नेक्स्ट जो है, हम इस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर, और उसके साथ आपकी किताब में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें हम कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड और कोबाल्ट क्लोराइड को डिस्कस करेंगे कि जब हम उनके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे तो क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम किस साइड पे मूव करेगा। तो सबसे पहले हम स्लाइड से इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर बोर्ड के ऊपर भी उनको डिस्कस करेंगे। ये जो स्लाइड है नंबर 2, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम, जो टॉप के ऊपर आपका हेडिंग है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये स्लाइड मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है। यहाँ पे हम 2 चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पता हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद दूसरा जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता होना चाहिए। दोबारा से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन है, पिछली स्लाइड में भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन है, रिएक्शन हुआ, उससे हीट रिलीज़ हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अगर आप उनको इक्विलिब्रियम सिस्टम पे ले आते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं होता। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी फ्यूल को, जैसे मीथेन गैस है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और हीट रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे भी देखें, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताया ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम सिस्टम को, जो कि जिसकी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये पहला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। अगर हम इसको किस साइड पे देखें, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखें। अगर इसको हम रिवर्स साइड पे देखते हैं, ये हीट दोबारा से प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होगी। अब मैंने बताया कि ऐसा रिएक्शन जो कि एंडो होना चाहिए, उसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हीट एब्जॉर्ब होने के बाद जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब जब हीट रिलीज़ हो गई तो इसको यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट आपने डील करना है, ताकि जब ये रिएक्ट हो तो दोबारा से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट साइड के, इस हीट कंटेंट को वो बैलेंस कर सके। अब हम जो एग्जांपल मैंने कोड की है नेक्स्ट, उसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे करेंगे, ये बेसिकली लैब वर्क है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा चीज़ें। सबसे पहले है कि कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट आप कॉपर सल्फेट जो है CuSO4.5H2O, अगर इस फॉर्म में इसको लेते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड जो होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। जो कॉपर सल्फेट है इसमें हम
5 जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं, इसमें मौजूद होते हैं, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इसमें भी हम तफसील में अगर जाएं तो कॉपर जो है वो डी सीरीज़ का एलिमेंट है। डी ट्रांजिशन की वजह से जो कॉपर है इसका कलर, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो साल्ट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा बेसिक और मेन टॉपिक है, मैं आपको साथ साथ एक और चीज़ भी बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आगे नाम लिखूँगा वो क्या होगा, कॉपर 2 सल्फेट। ये क्यों लिख रहे हैं कॉपर 2 सल्फेट? ये जो 2 है रोमन में लिख रहे हैं वो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जब भी आपने देखा होगा कि एलिमेंट के साथ जो रोमन में लिखा जाता है वो क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इस हालत में कॉपर कितना पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, जबकि सल्फेट के ऊपर जो है वो -2 चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट करके क्या फार्मूला जनरेट करते हैं, CuSO4। अब जो इस एक्टिविटी को हम ऑब्टेन करेंगे तो उसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए, हमने इसमें देखना क्या है कि ये जो कॉपर है ये ब्लू से, इसका कलर आपको नज़र आ रहा है ब्लू से ये कन्वर्ट होगा वाइट के अंदर। वाइट के अंदर क्यों होगा कि जब हम इसको हीट देंगे, हीट से क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब करेगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये प्रोसीड होगा, और ये इसका जो ब्लू कलर है वो वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब चाहिए, ये आपको टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है। इसके बाद ड्रॉपर क्या होता है, जिससे आपने वाटर को ऐड करना है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके ऊपर यहाँ पे पंप होता है जिसको आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो वाटर जो है वो सक कर जाता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते जाते हैं। आपने वाटर कंटेंट को ऐड करना है तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। उसके बाद हीटिंग सिस्टम क्या है, ये जो आपका बर्नर लगा हुआ है। इसके बाद हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, ये मैंने आपको बता दिया है कि रोमन में 2 क्यों लिख रहे हैं, ये आपका केमिकल है। अब चलते हैं ज़रा इसकी जो नेक्स्ट है, इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ऐड करना है। कॉपर सल्फेट का जो कलर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू। अच्छा, उसके बाद जो है हीट स्लोली, इसको आप क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे। ये बर्नर है यहाँ पे, और इसका जो फ्लेम आएगा इसको आप हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि यहाँ से जो हीट एनर्जी है वो ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से पहले हमने देखा कि इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है CuSO4.5H2O, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये कॉपर सल्फेट ब्लू से किस में चला जाएगा, वाइट के अंदर, और वाइट के अंदर जब जाएगा तो CuSO4+5H2O। तो इसका मतलब है कि जब हम इस रिएक्शन में जाएंगे तो दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसको रिवर्स लेके जाते हैं तो ये जिसने हीट एब्जॉर्ब की हुई है ये रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने से क्या होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जर्व कलर ब्लू टू वाइट। जब इसका आप हीट करेंगे तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये सारा कलर ब्लू से क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जब ये वाइट हो जाएगा तो कूल डाउन कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉपर के साथ आपने जो ही आप उसमें वाटर ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो वो वाइट जो था वो किस में चला जाएगा, दोबारा से ब्लू के अंदर के। यहाँ पे जो है वो रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ तक था ये प्रोसीजर।
नेक्स्ट में हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि ये जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू है, ठीक हो गया, ब्लू क्रिस्टल। इसको हम हीट दे रहे हैं, हीट जब इसको देंगे तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। डेल H यहाँ पे क्या हो रही है, इस रिएक्शन में पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, जब डेल H पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये ब्लू से किस में जा रहा है, वाइट के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो CuSO4 था .5H2O, ये फॉरवर्ड में जब इसने हीट एब्जॉर्ब की तो ये किस में चला गया, CuSO4 + 5H2O। तो यहाँ पे अब इसको अगर रिवर्स में लेके जाएं तो ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करके दोबारा से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था इसका केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड, ये आपकी असाइनमेंट होगी। जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको सिखाया है वो आप खुद इसको डिस्कस करेंगे अपने टीचर की मदद से कि कोबाल्ट क्लोराइड का जो पिंक कलर होता है वो जब इसके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स को आप निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो पिंक था कोबाल्ट क्लोराइड, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ब्लू के अंदर। ये जस्ट आपने इंफॉर्मेशन लेनी है पिछली स्लाइड से, जो कि ब्लू कॉपर से वाइट हो रहा है। तो लास्ट में हम इसको देख लेते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले कुछ मैंने आपके लिए इस लेक्चर से क्वेश्चनिंग लिखी हुई है, जो आप अपनी टीचर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी, तो मैं 1 बाय 1 2 मिनट लूँगा आपके और इसको हम फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले है कि राइट डाउन द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। मैंने आपको जितनी तफसील बताई है वो आपके नॉलेज के लिए होती है, चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, लेकिन पेपर में जो आप लिखेंगे वो आपने 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं इस लेवल के ऊपर, 9th के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा, एंडोथर्मिक बनेगा, उसके लिए साथ साथ आप एग्जांपल्स भी 1-2 लिखेंगे। उसके बाद कैन यू यूज़ कॉपर सल्फेट फॉर वाटर टेस्ट, क्या आप कॉपर सल्फेट को वाटर टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है कि जो आपने सीखा है उसको अंडरस्टैंड आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं आगे। उसके बाद जो है राइट केमिकल रिएक्शन विच शो द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड। ये मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है कि आपने इसको खुद से करना है कि कोबाल्ट क्लोराइड एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में कैसे लेके इसको जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लास्ट लेक्चर एनर्जेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक होगा, जिसमें हमने सीखा कि सबसे पहले कंडीशंस इक्विलिब्रियम की क्या होती हैं जिनको हमने कांस्टेंट रखना होता है, और उसके बाद जो है मेन टॉपिक जो हमारा दूसरा था वो इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर हीट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज के जो लेक्चर है वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।